हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सब कोई बहुत अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आप सब लोग को वेलकम करता हूँ हम लोग का एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रीडिंग का नेक्स्ट पार्ट में। तो आज हम लोग फर्स्ट पार्ट में हम लोग डबरेनर न्यूलैंड्स का जो लॉ था वो रीड किए थे। और आपका लोथर मेयर का भी हम लोग लॉ रीड किए थे। तो आज हम लोग मेंडेलीव का जो पीरियडिक लॉ है उसको स्टडी करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग करते हैं, स्टार्ट करते हैं रीडिंग करना। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग लाइन बाय लाइन रीडिंग करेंगे। क्या बोला एनसीईआरटी का? एनसीईआरटी का हर एक लाइन को मैं यहाँ पे स्लाइड फ्रॉम में लिया हूँ। तो आप चलिए हम लोग रीडिंग करते हैं। देखिए क्या बोला। While Davereiner initiated the study of periodic relationship, it was Mendeleev who was responsible for publishing the periodic law for the first time. क्या बोल रहा है इसमें कि डवेरेनर ने जो जंग छेड़ दिया था उसको अंजाम कौन दिए? अंजाम दिए मोदी जी, मतलब मेंडेलीव। मेंडेलीव क्या किए? उसको अंजाम दिए। शुरुआत इनिशिएट कौन किए थे? डवेरेनर सबसे पहले 1800 में इनिशिएट किए थे एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन करना। और लास्ट में जाके मेंडेलीव क्या किए? पीरियडिक टेबल को फर्स्ट टाइम क्या किए? वो पब्लिश किए। और उसके बाद मेंडेलीव क्या किए? एक बहुत मतलब फेमस स्टेटमेंट दिए। फेमस स्टेटमेंट क्या था? इट स्टेट्स एज फॉलोज, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी में शब्दों का खेला है। इसमें क्या बोल रहा है कि एलिमेंट्स का जो प्रॉपर्टीज है वो उसका एटॉमिक वेट का फंक्शन नहीं है। ऐसा नहीं बोला है। एटॉमिक वेट का पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक का मतलब क्या है? एक रेगुलर इंटरवल के बाद जो रिपीट करता है उसको पीरियोडिक बोलते हैं। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए डे एंड नाइट। डे एंड नाइट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ 24 आवर्स। मतलब हर एक 24 घंटा के बाद डे एंड नाइट रिपीट करता है एक सर्टेन इंटरवल के बाद। वही आप देखेंगे, अगर मान लीजिए संडे, संडे क्या है? हर 7 दिन के बाद वो रिपीट करता है, मतलब 7 डेज का वो पीरियोडिक फंक्शन है। तो उसी प्रकार हम लोग का जो आपका एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज है वो एटॉमिक वेट्स का पीरियोडिक फंक्शन है। मतलब क्या? एटॉमिक वेट्स को बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे, एक सर्टेन वेट्स क्रॉस करने के बाद वो अपना जो औकात को दोबारा क्या करता है? दर्शाता है। मतलब अपना प्रॉपर्टीज को वो रिपीट करता है। इसका इसी का यही मतलब है कि पीरियोडिक फंक्शन है एटॉमिक वेट का। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या बोला देखिए। मेंडेलीव arranged elements in horizontal rows and vertical columns of a table in order of their increasing atomic weights in such a way that the elements with similar properties occupied the same vertical column or group. मेंडेलीव सबसे पहली बार वो इंसान था जो क्या किया? एलिमेंट्स को हॉरिजेंटल रो और वर्टिकल कॉलम में क्या किए? उनको टेबल में सजा दिए, अच्छा से डेकोरेट कर दिए। और जब वो ऐसा किए तो उसको क्या रिजल्ट देखने को मिला कि जो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाला एलिमेंट है सब सेम एलिमेंट्स मतलब एक ही कॉलम में आ रहा है। और उस कॉलम को वो क्या नाम दिए? कॉलम को नाम दिए ग्रुप, और जो रो है उसको वो पीरियड नाम दिए। तो सेम वर्टिकल कॉलम में जितना भी एलिमेंट लाई कर रहा है एक ही लाइन में, उसका सबका प्रॉपर्टीज सेम है, जिसको वो नाम दिया ग्रुप। मतलब एक ग्रुप का जितना भी एलिमेंट्स है सबका प्रॉपर्टीज सेम है। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है यहाँ पे देखिए। मेंडेलीव सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन मेंडेलीव सिस्टम्स ऑफ क्लासिफाइंग एलिमेंट्स वाज मोर एलाबोरेट देन दैट ऑफ लोथर मेयर्स। क्या बोल रहा है कि मेंडेलीव का जो क्लासिफिकेशन था, जो वो टेबल बनाए थे पीरियडिक टेबल के लिए, वो क्या था? मोर इलाबोरेट था लोथर मेयर का। जैसे हम लोग लोथर मेयर जो थे वो हम लोग लास्ट क्लास पढ़े थे कि वो जो एलिमेंट्स को सजाए थे वो टेबल में नहीं सजाए थे, वो ग्राफ में काम कर रहे थे। ग्राफ में काम कर रहे थे और थोड़ा कॉम्प्लेक्स था वो ग्राफ को समझना। लेकिन पहली बार मेंडेलीव क्या किए? उसको टेबल में सजा दिए। और लोथर में जो था, जो मतलब अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स है जो अभी तक डिस्कवर्ड नहीं हुआ, उसके लिए वो गैप्स नहीं छोड़े थे। लेकिन मेंडेलीव टेबल में जो आने वाला है जो आने वाला एलिमेंट्स है उसके लिए भी क्या किया? वो गैप छोड़ दिया था आपका मेंडेलीव। इसलिए वो ज्यादा इलोबोरेट था मेंडेलीव का पीरियडिक टेबल। उसके बाद देखिए, he fully recognized the significance of periodicity
and use broader range of physical and chemical properties to classify the elements। देखिए इस लाइन को बहुत अच्छा से समझिए, इसको क्या बोला है, ही फुल्ली रिकॉग्नाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ पीरियोडिसिटी एंड यूज broader रेंज ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज टू क्लासिफाई द एलिमेंट। पहले यहां तक समझते हैं, ही फुल्ली रिकॉग्नाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ पीरियोडिसिटी, इतना तक हम लोग सुनते हैं, इसका पढ़ते हैं, इसका मतलब क्या हुआ देखिए, क्या बोल रहा है, ही फुल्ली रिकॉग्नाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ पीरियोडिसिटी। इसका मतलब क्या है, बोला ना कि एनसीईआरटी का वर्ड समझना मतलब ऐसे मामूली बात नहीं है, इसको समझ नहीं पाएंगे। ही फुल्ली रिकॉग्नाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी मतलब क्या, मतलब प्रॉपर्टीज एक सर्टेन इंटरवल के बाद क्या करेगा, और रिपीट करेगा। मेंडेलीव के बाद जितना भी आया था साइंटिस्ट, मेंडेलीव के पहले सॉरी जैसे न्यूलैंड्स आया था, वो भी पीरियोडिसिटी को रिकॉग्नाइज किए थे, लेकिन वो फुल्ली रिकॉग्नाइज कर नहीं किए थे। फुल्ली रिकॉग्नाइज मतलब क्या, मतलब न्यूलैंड्स जो था वो सर्टेन बोले थे कि मतलब सर्टेन इंटरवल के बाद जो प्रॉपर्टीज रिपीट करता है, वो केवल एलिमेंट्स का एक हार्डली एक प्रॉपर्टीज का रिपीटेशन के बारे में वो मतलब जान पाए थे कि हार्डली एक प्रॉपर्टी कर रहा है क्या, रिपीट कर रहा है एक सर्टेन इंटरवल के बाद। लेकिन मेंडेलीव जो था वो कई प्रॉपर्टीज देखे, इसलिए बोल रहा है कि फुल्ली रिकॉग्नाइज मतलब एक प्रॉपर्टी नहीं, कई प्रॉपर्टीज देखें कि एलिमेंट्स का वो रिपीट कर रहा है सर्टेन इंटरवल के बाद। जैसे मान लीजिए वो देखें कि वैलेंसी सेम आ रहा है, एक प्रॉपर्टीज हो गया। उसके बाद देखें कि कंपाउंड्स एलिमेंट्स जो कंपाउंड्स बना रहा है उसका केमिकल प्रॉपर्टीज सेम आ रहा है, उसका रिएक्टिविटी सेम आ रहा है, उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम आ रहा है। तो ऐसे कई सारा प्रॉपर्टीज को वो क्या किए, मतलब एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज का रिपीटेशन देखें, इसीलिए बोला कि फुल्ली रिकॉग्नाइज किए। उसके बाद वाला लाइन पढ़िए देखिए, and use broader range of physical and chemical properties to classify the elements। broader range बोलने का मतलब क्या है, देखिए इससे पहले मेंडलिव के पहले जितना भी साइंटिस्ट था वो एलिमेंट्स को क्लासिफाई केवल एक आधार पे कर रहा था, एटॉमिक मास के ऊपर। लेकिन मेंडलिव केवल एटॉमिक मास के ऊपर रिलाई नहीं रहा, वो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर भी रिलाई किया। और क्या देखिए यहाँ पे बोला broader range of physical and chemical properties, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी की भी ब्रॉडर रेंज। वो ना केवल मास लिया बल्कि उसका डेंसिटी के ऊपर भी काम किया, फिजिकल प्रॉपर्टीज में मास के ऊपर काम किया, मास को चेक किया, डेंसिटी को चेक किया, मेटेलिक कैरेक्टर को चेक किया, मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर चेक किया। वहीं केमिकल प्रॉपर्टीज में वैलेंसी को चेक किया, रिएक्टिविटी को चेक किया, और उसके बाद जो ऑक्साइड और हाइड्राइड्स बना रहे एलिमेंट्स उसको भी उसका रिएक्शन को भी चेक किया, और उसी आधार पे क्या किए, वो एलिमेंट्स को क्लासिफाई किए। इसीलिए बोले ब्रॉडर रेंज ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। आशा करता हूँ ये लाइन आपको मैं अच्छा से समझ आ पाया। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। देखिए इन पर्टिकुलर मेंडलीव रिलाइड ऑन द सिमिलैरिटीज in the empirical formulas and properties of the compounds formed by the elements। मेंडलीव का क्या, उसका दिल में किसके लिए जगह था, एटॉमिक मास के लिए जगह नहीं था। बोलता तो था मैं प्यार करता हूँ एटॉमिक मास को भी, लेकिन दिल में उसका जगह था एम्पेरिकल फॉर्मूला और प्रॉपर्टीज के ऊपर। मास से ज्यादा वो रिलाई करता था एम्पेरिकल फॉर्मूला के ऊपर। एम्पेरिकल फॉर्मूला मतलब क्या, एम्पेरिकल फॉर्मूला किसको बोलते हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला देखिए क्या किसको बोलते हैं, the simplest whole ratio of atoms of different elements in a compound। मतलब सिंपलेस्ट होल रेशियो है किसी कंपाउंड में जितना एटम्स प्रेजेंट है ना, उसका सिंपलेस्ट होल रेशियो है। इसको कैसे मैं समझाऊंगा, देखिए जैसे मान लीजिए मैं एक एलिमेंट्स लेता हूं, जैसे सॉरी इसे मैं एक एलिमेंट्स लेता हूं H2O2। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला ये नहीं बताएगा कि कितना एटम्स है कंपाउंड के अंदर, ऐसा नहीं बोले कि 2 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है, टोटल 6 एटम है, ये नहीं बताएगा। ये सिंपलेस्ट रेशियो बोलेगा, मतलब एटम का नंबर को लेके आएगा और उसको कुल्हाड़ी से काटना स्टार्ट करेगा। काटते 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 जब एकदम सिंपलेस्ट रेशियो हो जाएगा, जिसके बाद और वो नहीं काटेगा, उसको एम्पेरिकल फॉर्मूला बोलते हैं। जैसे मान लीजिए इसका 2H2 रेशियो में ले आऊंगा मैं इसको, 2 हाइड्रोजन है 2 ऑक्सीजन है, इसको काटूंगा ना तो देखिए 1H2 में वो आ जाएगा, तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, HO। तो इसको बोलते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो यही है एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो मेंडलीव क्या किए, एम्पेरिकल फॉर्मूला के ऊपर रिलाई किए हैं, ना कि आपका जो ये के ऊपर रिलाई किए हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला के ऊपर रिलाई किए, ना कि उसका एटॉमिक मास के ऊपर। वो क्या देखें कि एलिमेंट्स जब ऑक्साइड या हाइड्राइड्स फॉर्म करता है तो उसका जो एम्पेरिकल फॉर्मूला मतलब निकल के आता है, उनका एम्पेरिकल फॉर्मूला उसका ऑक्साइड का सबका बराबर होता है। तो उसका दिमाग का बत्ती जल गया कि एम्पेरिकल फॉर्मूला इसका सेम आ रहा, मतलब सारा एलिमेंट्स का ऑक्साइड का एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम आ रहा है, इसका मतलब इसका प्रॉपर्टीज में, एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज के बीच जरूर कुछ सिमिलरिटीज होगा। इसीलिए क्या हो रहा है, इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला में सिमिलरिटीज आ रहा है। जैसे देखिए ग्रुप 1 का जो एलिमेंट्स है, जैसे में लिथियम का एम्पेरिकल फॉर्मूला देखिए
मैं निकालता हूँ ऑक्साइड का, तो Li2O होता है, Na2O होता है। ये क्या है, ये एम्पेरिकल फॉर्मूला जो K2O होता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला ग्रुप 1 का एलिमेंट्स का, ग्रुप 1 का एलिमेंट का। ग्रुप 2 का वही आप देखिए, ग्रुप 2 का MgO, CaO, ये BeO, बेरियम ऑक्साइड, ये होता है इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला। देखिए सबका ग्रुप का सब मेंबर का एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम है, तो वो एम्पेरिकल फॉर्मूला के ऊपर ज्यादा मतलब रिलाई करते थे। इसलिए क्या हुआ, देखिए आगे पढ़िए, ही रियलाइज दैट, सॉरी क्या लिखा, he realized that some of the elements did not fit in with his scheme of classification if the order of atomic weight was strictly followed। इसलिए वो क्या देखा कि अगर एटॉमिक वेट के ऊपर मैं कसम खा लूं कि एटॉमिक वेट को ही मैं मतलब प्रायोरिटी देके चलूं, तो बहुत सारा एलिमेंट्स को मतलब सिमिलर प्रॉपर्टीज होते हुए भी उसको मतलब सेम ग्रुप में मैं डाल नहीं पाऊंगा। इसलिए वो क्या किए, मतलब जो एटॉमिक मास है उसको उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं दिए, उसको नेग्लेक्ट किए, और एम्पेरिकल फॉर्मूलास और प्रॉपर्टीज को आधार बना के, भले ही मास डिफरेंस हो, आगे हम लोग पढ़ेंगे कैसे, भले ही मास डिफरेंस हो, लेकिन जब एम्पेरिकल फॉर्मूला और प्रॉपर्टीज सिमिलर आ जा रहा है तो उसको वो सेम ग्रुप में डाल दिए, क्योंकि उसको वो मतलब मेंटेन करना था, उसका जो ये था ऑर्डर था। तो चलिए आगे पढ़ते हैं, आगे देखिए क्या बोला कि इग्नोर द ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट्स थिंकिंग दैट the atomic measurement might be incorrect and place the elements with similar properties together. For example, iodine with lower atomic weight than that of tellurium, group 6, was placed in group 7 along with fluorine, chlorine, bromine because of similarities in properties. उसको क्या ये लगा, मतलब लगा कि मे बी कि किराना का दुकान पे जो तोलने गया है ये को मतलब एलिमेंट्स को, हो सकता है कि वो जो ये है मतलब वजन करने वाला मशीन है उसके नीचे चुंबक लगा दिया होगा, तो इसीलिए क्या हो रहा है, शायद मतलब एटॉमिक वेट्स का मतलब मेजरमेंट में गड़बड़ी हो सकता है। इसलिए क्या किए वो एटॉमिक वेट्स को, वो सोचे कि हो सकता है कि एटॉमिक वेट्स का मेजरमेंट एग्जैक्ट ना आए, इसलिए वो एटॉमिक वेट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिए। इसलिए वो क्या किए, आप देखिए प्रॉपर्टीज को इंपॉर्टेंस दिए और प्रॉपर्टीज के अनुसार वो क्या किए, ग्रुप में डालें। इसका एक एग्जांपल दिया है, फॉर एग्जांपल आयोडीन विथ लोअर एटॉमिक वेट देन दैट ऑफ टेलोरियम, ग्रुप 6 वाज प्लेस इन ग्रुप 7। देखिए अगर मान लीजिए, इसको समझिए, अगर मान लीजिए एटॉमिक वेट का इंक्रीजिंग ऑर्डर में डाल रहे हैं, तो ग्रुप 6 जो है यहाँ पे देखिए, ग्रुप 6 उसके बाद ग्रुप 7 आएगा ना, तो यहाँ पर बोला कि टेलोरियम जो है उसको ग्रुप 6 में डाला है, उसको ग्रुप 6 में डाले हैं, उसको ग्रुप 6 में डाले हैं, और आयोडीन जो है उसको ग्रुप 7 में डाले हैं। जबकि क्या बोल रहा है कि आयोडीन का जो एटॉमिक वेट है वो मतलब टेलोरियम से लो है, तो इसका मतलब आयोडीन को ग्रुप 6 में डालना चाहिए था, आयोडीन को ग्रुप 6 में डालना चाहिए था, टेलोरियम को जो था वो ग्रुप 7 में डालना चाहिए था। लेकिन मेंडलीव क्या देखें, प्रॉपर्टीज को देखें कि आयोडीन का प्रॉपर्टीज जो ग्रुप 7 का मेंबर है, जैसे आपका क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्रोमीन, उसके साथ वो क्या कर रहा है, मेजर कर रहा है, भले ही उसका एटॉमिक वेट कम हो, लेकिन फिर भी उसको ग्रुप 7 में डालें, मतलब इंक्रीजिंग जो ऑर्डर है ग्रुप का उसमें ग्रुप 7 में डालें, और टेलोरियम भले ही इसका एटॉमिक वेट ज्यादा हो फिर भी उसको ग्रुप 6 में डालें। आपको आशा करता हूं समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्या बोला है, एट द सेम टाइम कीपिंग हिज प्राइमरी एम of arranging the elements of similar properties in the same group, he proposed that some of the elements were still undiscovered and therefore left several gaps in the table। वो देखें कि प्रॉपर्टीज मतलब एलिमेंट्स का जो उसका एम था, मतलब सिमिलर प्रॉपर्टीज को वो देखते हुए वो क्या किए, जैसे हम लोग इससे पहले भी पढ़े थे कि मेंडलीव क्या किए, जो फ्यूचर में ये आने वाला है, मतलब जब वो काम कर रहे थे उसको लगा कि फ्यूचर में और भी आगे चल के, मेंडलीव जब वो प्रेडिक्ट टेबल बना रहे थे तो केवल 63 एलिमेंट्स था, उसी को वो बेस बना के प्रेडिक्ट टेबल बना रहा था, तो वो बोला कि आगे जाके और भी क्या होगा, आपका डिस्कवर होने वाला है एलिमेंट्स। तो उस वो क्या किए, जो डिस्कवर होने वाला एलिमेंट्स उसका भी प्रॉपर्टीज वो प्रिडिक्ट कर दिए थे, भविष्यवाणी कर दिए थे, बहुत बड़ा वो ये था, एस्ट्रोलॉजर था मेंडलीव। जो फ्यूचर में आने वाला जनरेशन है उसका किस नेचर का होगा, उसका भी प्रॉपर्टीज वो क्या कर दिए थे, प्रिडिक्ट कर दिए थे, भविष्यवाणी उसका भी कर दिए थे, और कौन से ग्रुप में आके वो सेट होगा, मतलब आने वाला पीढ़ी, उसके लिए भी वो गैप छोड़ दिए थे प्रिडिक्टेबल में कि यहाँ पे आके वो क्या करेगा, सेट करेगा। कैसे गैप छोड़ते, देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल बोथ गैलियम एंड जर्मेनियम were unknown at the time Mendeleev published his periodic table।
जो गैलियम और जर्मेनियम था, मेंडलीव जब अपना पीरियोडिक टेबल पब्लिश किया था तो उस समय गैलियम और जर्मेनियम का अस्तित्व था ही नहीं। उसके बाद क्या कहा, ही लेफ्ट द गैप अंडर एल्यूमिनियम एंड ए गैप अंडर सिलिकॉन एंड कॉल दिस एलिमेंट्स एक्का एल्यूमिनियम एंड एक्का सिलिकॉन। तो देखिए ये क्या किया, गैलियम और जर्मेनियम जो था वो मतलब डिस्कवर नहीं हुआ था ये के समय, मेंडलीव के समय, लेकिन वो क्या किए थे, उसका प्रॉपर्टीज भी वो ये कर दिए थे, मतलब फोरकास्ट कर दिए थे और बोले थे कि जो आएगा वो एल्यूमिनियम के एल्यूमिनियम जो ग्रुप है उसी ग्रुप में आएगा, और सिलिका जो गैलियम है और जर्मेनियम जो है वो सिलिकॉन का ग्रुप में आएगा। और उसका क्या नाम दिए, इसके बाद एल्यूमिनियम के बाद वो क्या किए, खाली वैकेंट छोड़ दिए और बोले कि यहाँ पे जो एलिमेंट्स आएगा वो होगा एक्का एल्यूमिनियम। एक्का एक संस्कृत वर्ड है जिसका नाम क्या, जिसका मतलब क्या है, वन पोजीशन बिलो, वन पोजीशन बिलो, एक्का का नाम वन पोजीशन, मतलब एल्यूमिनियम के बाद आएगा इसीलिए उसका नाम दिया मतलब आपका वन पोजीशन बिलो। एक्का एक संस्कृत वर्ड से आया है। तो बोला कि जो भी एलिमेंट्स आएगा उसका नाम क्या, उसका नाम वो दे दिया था एक्का एल्यूमिनियम। बाद में जाके गैलियम और जर्मेनियम हुआ, लेकिन उस समय जो वैकेंट स्पेस दिया था, वैकेंट स्पेस में बोला था एक्का एल्यूमिनियम, मतलब एल्यूमिनियम वन, एल्यूमिनियम के बाद वन प्लेस बाद वो एलिमेंट्स आएगा। तो आपको यहाँ पे देखिए ये आ जाता है एग्जाम में बहुत बार कि एक्का एल्यूमिनियम और एक्का सिलिकॉन मतलब किसको बोलते हैं, एक्का एल्यूमिनियम गैलियम को बोलते हैं और एक्का सिलिकॉन है जो है वो जर्मेनियम को बोलते हैं। देखिए कभी कभी हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्का एल्यूमिनियम एक्का सिलिकॉन किसको बोलते हैं। एक ट्रिक्स बताता हूँ आपको, याद रखिए। देखिए एल्यूमिनियम हम लोग क्या करते हैं, एल्यूमिनियम को गला के हम लोग बर्तन बनाते हैं ना, एल्यूमिनियम को क्या करते हैं, गलाते हैं। तो गला से गैलियम, एल्यूमिनियम को गलाते हैं, गला से गैलियम। और सिलिकॉन, सिलिकॉन देखिए सिलिकॉन क्या होता है, सिल्क, सिल्क कपड़ा हम लोग ये करते हैं ना, सिल्क कपड़ा देखिएगा वो छोटा छोटा कीट से वो बनता है, कीट का जो वो उसका लार होता है उससे बनता है। तो कीट क्या है, एक तरह का जर्म है। तो सिल्क कपड़ा से जर्म आप याद करिएगा, तो सिलिकॉन से जर्मेनियम आपको याद करना है। तो आशा करता हूँ आपको ये ट्रिक्स पसंद आया। तो चलिए आगे पढ़ते हैं, देखिए क्या बोला है मेंडलीव, सॉरी यहाँ पे देखिए, मेंडलीव प्रिडिक्टेड नॉट ओनली द एग्जिस्टेंस ऑफ गैलियम एंड जर्मेनियम बट ऑल्सो डिस्क्राइब सम ऑफ देयर जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज। ऐसे जो बोला कि ना केवल उसका पोजीशन को खाली जगह छोड़ दिए बल्कि उसका जो प्रॉपर्टीज है उसको भी प्रिडिक्ट कर दिए थे कि आने वाला जो पीढ़ी है उसका नेचर क्या होगा। दीज एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड लेटर। Some of the properties predicted by Mendeleev for these elements and those found experimentally are listed in table 3.3. The boldness of Mendeleev's quantitative prediction and their eventual success made him and his predictable famous. तो उसका जो बोल्ड था और इतना मतलब सिस्टेमेटिक ऑर्डर था प्रेडिक्टेबल को पब्लिश करने का, वो मेंडलीव को क्या किए, फेमस कर दिया। मेंडलीव्स प्रेडिक्टेबल पब्लिश इन 1905 इज शोन इन फिगर 3.1। तो 3.1 में आपका मेंडलीव का जो प्रेडिक्टेबल है वो ये किया था। और ये देखिए ये कुछ कुछ जो एक्का एल्यूमिनियम और एक्का सिलिकॉन के ऊपर जो वो डिस्कवर किए थे मेंडलीव, कुछ कुछ प्रॉपर्टीज, तो इस टेबल में आपको दिया हुआ है, ये आप रीड कर लीजिएगा। मैं लगभग आपका सारा पॉइंट आपको बता दिया हूँ। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, आएंगे हम लोग का थोड़ा जुगाड़ू बाबा में। जुगाड़ू बाबा मतलब क्या कि यहाँ पे मैं कुछ एडवांस हैंड रिटन नोट्स आपके लिए ये करके रखा हूँ, मतलब ये करके रखा हूँ, हम लोग उसको रीड करेंगे कुछ एडवांस बुक में, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंडलीव प्रेडिक्टेबल में क्या है, इट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट। आपको बोल सकता है, ये क्वेश्चन आता है कि मेंडलीव का पीरियडिक टेबल जो है वो किसके ऊपर बेस है, एटॉमिक नंबर के ऊपर या एटॉमिक मास के ऊपर, एटॉमिक वेट के ऊपर। तो एटॉमिक वेट के ऊपर मेंडलीव का पीरियडिक टेबल बेस था। 63 एलिमेंट्स वेर नोन, नोबेल गैस वेर नॉट डिस्कवर्ड। जब हमें बात किया था आपका, मेंडलीव जब काम कर रहा था तो 63 एलिमेंट्स को लेके वो क्या कर रहा था, अपना लफड़ाबाजी कर रहा था। उस समय नोबेल गैस का डिस्कवरी नहीं हुआ था। फर्स्ट साइंटिस्ट टू क्लासिफाई एलिमेंट्स इन ए सिस्टेमेटिक, in a systematic manner, that is in horizontal rows and vertical column। इससे पहले एलिमेंट्स को horizontal rows and vertical columns में कोई भी बंदा नहीं सजाया था। तो यही बंदा जो है आया था मेंडलीव पहला, जो एलिमेंट्स को horizontal rows and vertical columns में वो सजाया था। horizontal rows are called periods। horizontal rows को periods नाम दिए, और हम लोग जानते हैं कि 7 periods था। और vertical columns are called groups, 8 groups। तो vertical column 8 ग्रुप बनाए और वो 7 पीरियड्स बनाए। उसके बाद क्या किया, देखिए ईच ग्रुप अप टू 7 इज डिवाइडेड इनटू ए एंड बी सब ग्रुप्स। 8 ग्रुप्स था उसके पास, तो 7 ग्रुप को वो क्या किए,
फर्दर ए और बी करके सब ग्रुप में डिवाइड किए, मतलब 7 ग्रुप का फिर से सब ग्रुप बनाए और उसको मतलब ईच ग्रुप का दो दो सब ग्रुप बनाए। ग्रुप 1 का ए बी, ग्रुप 2 का ए बी, ऐसे करके सब ग्रुप बनाए 7 तक। देखिए ग्रुप ए में वो किसको रखा, नॉर्मल एलिमेंट्स, जितना भी नॉर्मल एलिमेंट्स है सबको ग्रुप ए में डाला। और ग्रुप बी में किसको डाला, वो ट्रांजिशन मेटल्स को डाला, जैसे डी ब्लॉक में जो एलिमेंट्स आता है हम लोग जानते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स को डाला। और उसके बाद क्या किया, द 8 ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 9 एलिमेंट्स इन 3 रोज। 3 रोज में जो 8 ग्रुप में 9 एलिमेंट्स को रखा। देखिए ये आपको याद रखना है कि मेंडलीव का जो 8 ग्रुप में था मेंडलीव के समय, अभी तो क्या क्या इसका पोजीशन चेंज कर दिया गया 8 ग्रुप से, लेकिन उस समय जो 8 ग्रुप में 9 एलिमेंट्स को रखे थे मेंडलीव, मतलब 3 रोज में, वो क्या क्या था। तो देखिए ये आपको याद रखना, आयरन, कोबाल्ट, निकल था, रुथियम, रोडियम और पैलेडियम था, ओस्मियम, इरिडियम एंड प्लैटिनियम। ये मतलब 3 रोज में 9 जो ये था आपका एलिमेंट्स था, उसको मेंडलीव रखे थे। आशा करता हूँ ये नोट्स आपको पसंद आया होगा और आपको समझ में आया। तो चलिए और भी कुछ पढ़ते हैं। मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियडिक टेबल। मेंडलीव पीरियडिक टेबल का मेरिट्स क्या था, देखिए, स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, फर्स्ट टाइम ऑल नॉन एलिमेंट्स वेर ग्रुप्ड। इससे पहले जितना भी साइंटिस्ट था वो सारे जो नॉन एलिमेंट्स था, मतलब सारे नॉन एलिमेंट्स को वो अच्छा से मतलब ग्रुपिंग नहीं कर पा रहे। जैसे हम लोग देखते हैं न्यूलैंड जो था वो उस समय क्या किया था, वो केवल 20 एलिमेंट्स जो था कैल्शियम तक का ही वो ग्रुप कर पाए थे, उसके बाद वो ग्रुपिंग नहीं कर पाए थे। लेकिन उस समय जितना भी एलिमेंट्स प्रेजेंट था, ऑल 63 एलिमेंट्स को सबको फर्स्ट टाइम मतलब जो मेंडलीव था सबको ग्रुप कर दिए थे ऑर्गेनाइज ये से अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलर प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स का प्रिडिक्शन किए थे, जैसे एनसीईआरटी का लाइन में पढ़े। और भी कुछ एलिमेंट्स जो था जो एनसीईआरटी में नहीं है, एडवांस बुक में था, वो भी मैं यहाँ पे डाल दिया आपको। देखिए जैसे एक्का एल्यूमिनियम के लिए हम लोग गैलियम को एक्का एल्यूमिनियम बोलते हैं, जैसे एक्का बोरॉन जो है वो स्कैंडियम है, एक्का सिलिकॉन जो है वो जर्मेनियम है, तो एक्का मैंगनीज जो है वो टेक्नीशियम है। ये भी आपको याद करते चलना है। तो देखिए यहाँ पे उसके बाद उसका और मेरिट्स क्या था, करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक वेट्स। जो एटॉमिक कुछ एलिमेंट्स का जो एटॉमिक वेट्स में डाउट था उसको वो करेक्ट किए। देखिए एटॉमिक वेट्स उस समय वो कैसे निकालते थे साइंटिस्ट लोग, वैलेंसी बाटा इक्विवेलेंट वेट इनटू एटॉमिक वेट इक्वल टू वैलेंसी इनटू एटॉमिक वेट्स। तो ये क्या किए थे, जो बेरिलियम था, जैसे बेरिलियम का मैं लेता हूँ, बेरिलियम का तो साइंटिस्ट लोग पहले क्या किए थे कि बेरिलियम का जो इक्विवेलेंट वेट था वो 4.5 था, और उसका जो वैलेंसी था ना वो सबको लगता था कि उसका 3 वैलेंसी है। तो इसी वजह से जो उसका एटॉमिक वेट निकाल के आता था तो 12.5 निकल के आता था। तो जिसके कारण क्या कर रहा था, जैसे हम लोग जानते हैं ना लिथियम ऐसे ग्रुप होता है, क्या लिथियम होता है, लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन ऐसे होता है, सॉरी बोरॉन। तो 12.5 आने के कारण क्या कर रहा था साइंटिस्ट, लिथियम और बोरॉन के बीच बेरिलियम को डाल नहीं पाया था। लेकिन मेंडलीव सबसे पहले आया जो रिकॉग्नाइज किया कि बेरिलियम का वैलेंसी 3 नहीं 2 होता है, और 2 होने के कारण 4.5 इंटू 2, तो इसका एटॉमिक वेट निकल के आएगा 9। जब 9 निकल के आया तो वो क्या किए, लिथियम और बोरॉन के बीच बेरिलियम को वो डाल दिए, मतलब आपका मेंडलीव। तो ऐसे करके वो क्या किए, बहुत सारा एलिमेंट्स का वो करेक्शन किए। कौन कौन सा एलिमेंट्स था वो देखिए, करेक्शन वर डन इन द एटॉमिक वेट्स ऑफ एलिमेंट, यूरेनियम था, बेरिलियम था, इंडेनियम था, गोल्ड था, प्लैटिनम था। इस एलिमेंट्स का क्या किए थे, वो करेक्शन किए थे। तो ये एलिमेंट्स का नाम भी आपको याद करके चलना है। लेकिन इसका कुछ डिमेरिट्स था, ठीक है। आप तो जानते हैं कि जगत में कोई ना परमानेंट, कोई परफेक्ट नहीं है इस जगत में, तो सबका कुछ ना कुछ क्या है आपका डिमेरिट्स रहता ही है, चाहे कितना भी बड़ा बंदा आ जाए। तो देखिए यहाँ पे उसका उसका डिमेरिट्स क्या था, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जो पोजीशन था उसको क्या कर रहे थे मेंडलीव्स, फिक्स नहीं कर पा रहे थे। क्यों जानते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन बेटा के पास इंडिया का भी आधार कार्ड था और पाकिस्तान का भी आधार कार्ड था। तो उसको मेंडलीव यहाँ पे कन्फ्यूजिया गए थे कि इसको पाकिस्तान का रेसिडेंसी दें कि इंडिया का रेसिडेंसी दें। इसका मतलब क्या है, देखिए हाइड्रोजन जानते हैं हम लोग, हाइड्रोजन का जो वैलेंसी है वो होता है 1, हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 होता है। तो जिसके कारण अल्कली मेटल्स जो है ग्रुप 1 का एलिमेंट्स, उसका भी वैलेंसी 1 होता है। तो उसको कंफ्यूजन था कि इसको ग्रुप 1 में डालूं या फिर क्या करूं। हाइड्रोजन का क्या होता है, देखिए जैसे हेलोजन है, जैसे मान लीजिए मैं क्लोरीन लेता हूं, क्लोरीन का मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो क्या होगा 287। तो क्लोरीन देखिए एक इलेक्ट्रॉन गेन करके वो क्या कर सकता है, अपना ऑक्टेट पूरा कर सकता है। तो इसी प्रकार हाइड्रोजन जो है वो हम लोग जानते हैं वो ऑक्टेट नहीं होता, हाइड्रोजन में डुप्लेट होता है। तो हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना मतलब डुप्लेट पूरा कर सकता है।
तो उसी प्रकार जो हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसा भी बिहेव करता था हेलोजन का, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट भी जैसा बिहेव कर रहा था अल्कली मेटल जैसा। तो इसके पास पाकिस्तान का भी आधार कार्ड था, इंडिया का भी आधार कार्ड था। तो इसका पोजीशन को क्या कर रहा था, वो मेंडलीव फिक्स नहीं कर पाए थे हाइड्रोजन का। उसके बाद क्या, पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स हम लोग क्या जानते हैं कि एटॉमिक नंबर सेम होगा लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होगा। जैसे कार्बन का 12, 13, 14 लेंगे, और मेंडलीव क्या बोला कि एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट का इंक्रीजिंग ऑर्डर में डालेंगे। तो इसके चलते आइसोटॉप्स का भी पोजीशन होना चाहिए प्रेडिक्टेबल में। कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, अगर आइसोटॉप्स का पोजीशन डाल देगा तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन क्या करेगा, वो बेटा कहाँ जाएगा। तो इसी कारण क्या किए, आइसोटॉप्स का पोजीशन भी वो बता नहीं पाए थे। उसके बाद एनोमेलस पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स, जैसे एनोमेलस पेयर ऑफ एलिमेंट्स कुछ किए थे। जैसे क्या है, देखिए वो बोले थे कि एटॉमिक वेट्स का इंक्रीजिंग में डालेंगे, लेकिन देखिए यहाँ पे आर्गन जो है उसका एटॉमिक वेट जो है वो पोटासियम से ज्यादा है, लेकिन फिर भी पोटासियम से पहले क्या किए वो जो है वो पोटासियम से पहले क्या किए, आर्गन को डाल दें। क्योंकि ऐसा होना चाहिए था कि आर्गन को पोटासियम के बाद में डालना चाहिए था, क्योंकि इसका एटॉमिक वेट ज्यादा है। लेकिन फिर भी क्या किए वो, यहाँ पे कुछ एनोमिलस मतलब कुछ गड़बड़ पेयर भी वो कर दिए थे। उसी वक्त देखिए कोबाल्ट का जो एटॉमिक वेट है वो ज्यादा है निकल से, तो निकल के बाद आना चाहिए, लेकिन कोबाल्ट को निकल से पहले वो डाल दिया था। उसके बाद देखिए क्या है, लाइक एलिमेंट्स आर प्लेस इन डिफरेंट ग्रुप, एग्जाम्पल प्लाटिनम एंड गोल्ड। प्लाटिनम और गोल्ड जो है वो सेम मतलब आपका ये है उनका प्रॉपर्टीज सेम होता है इनका मेटल्स का, लेकिन सेम प्रॉपर्टीज होने के कारण भी उन लोगों को क्या कर दिए थे, अलग अलग ग्रुप में डाल दिए थे। जैसे प्लाटिनम को ग्रुप 8 में डाल दिए थे और गोल्ड को वो ग्रुप 1B में डाल दिए थे, ऐसे करके अलग अलग ग्रुप में डाल दिए थे। उसके बाद देखिए अनलाइक एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप। जो अनलाइक एलिमेंट्स है जिसका प्रॉपर्टी सेम नहीं है उसको वो सेम ग्रुप में डाल दिए थे। इसका कुछ कुछ वो डिमेरिट्स, जैसे कि फर्स्ट ग्रुप में देखिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इसको किसके साथ डाल दिए थे, फर्स्ट ग्रुप में जो मेटल है कॉपर, जो सिल्वर और गोल्ड है, इसको फर्स्ट ग्रुप में डाल दिए थे। मतलब ग्रुप 1A में ये सब एलिमेंट्स था, ग्रुप 1B में ये सब एलिमेंट्स थे। जो देखिए ये वाला एलिमेंट्स है जो अल्कली मेटल्स है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इसका प्रॉपर्टीज और ये जो मेटल है कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, इसका प्रॉपर्टीज दोनों डिफरेंस है। ये हाईली रिएक्टिव है, ये इसका रिएक्टिविटी कम है, लेकिन फिर भी क्या किए थे, इसको सेम ग्रुप में डाल दिए थे। देखिए ये आप लोग ध्यान रखिएगा, नोट करिएगा, जो कॉपर, सिल्वर और गोल्ड है इसको कॉइनेज मेटल भी बोलते हैं, क्योंकि इस मेटल से कॉइन बनाया जाता था पहले। तो इसको कॉइनेज मेटल भी बोलते हैं। तो कॉइनेज मेटल बोल के भी कुछ आ जाता है कभी कभी एग्जाम में, इसको बोलते हैं। इसमें से कौन जो है कॉइनेज मेटल नहीं है, आपको फाइंड करना है, तो याद रखना है कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। उसके बाद देखिए नॉट क्लियर अबाउट द पोजीशन ऑफ लेंथेनाइट एंड एक्टिनाइट। लेंथेनाइट और एक्टिनाइट्स जो है उसका पोजीशन के बारे में उसका क्लियर आइडिया नहीं था। आशा करता हूँ आपको ये जो पेज है अच्छा से समझ में आया।